हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से ईवीएस की क्लास शुरू हो रही है। सीटेट का जो आपका एग्जाम है वो सितंबर में होने वाला है। तो ईवीएस की क्लास शुरू कर रही हूँ मैं, और ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। ये जो किताब आप देख रहे हैं, जहाँ यहाँ पर मैंने इसका जो फ्रंट पेज है वो लगा रखा है, ये क्लास थर्ड की ईवीएस की नई बुक है। जो एनसीईआरटी की बुक चेंज हो गई है, ये नई किताब है और इसका नाम है हमारा अद्भुत संसार। इसी किताब के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और उसी से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिसको भी ये वाली पीडीएफ चाहिए हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो है और कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगा। क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ के जो नोट्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। और आप देखेंगे कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिए जाते हैं। चाहे ईवीएस की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, पेपर 2 में जो आपका साइंस है, और पेपर 2 में जिनका एसएसटी है, तो उनको तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। अब ये ईवीएस की क्लास है तो ईवीएस की एनसीईआरटी की किताब मैं लेकर आई हूँ। एसएसटी वाले जो क्लास 6, 7, 8 की जो एसएसटी की किताब है, वो किताब ज़रूर पढ़ें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास थर्ड की बुक का पहला लेसन है मेरा परिवार और मित्र। इसमें परिवार के बारे में बताया गया है, मित्र के बारे में बताया गया है, और इन सब से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभी जो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी पेपर आया था। लेकिन सीटेट में ऐसा मत सोचिएगा। जिसने भी यूपी टेट का एग्जाम दिया है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा। पेपर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। जिसने पढ़ाई नहीं की है वो 100 के ऊपर क्वेश्चन सही कर ले गया है, और जो पढ़ता रहा है, जिसने टॉपिक अपने अच्छे से तैयार करे हैं, वो कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाया है। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन ऐसा सीटेट में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिलेबस के अनुसार ही पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न लिए जाते हैं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमेशा ही प्रश्न लिए जाते हैं, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, और पढ़ने का समय नहीं है, इसीलिए मैं ये शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ। आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है, ये क्लास थर्ड की नई वाली बुक का अध्याय है, मेरा परिवार और मित्र। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले जानेंगे परिवार के बारे में। परिवार क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होता है। आगे बढ़ते हैं। परिवार के प्रकार। प्रकार के परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, बच्चे, ये सब लोग मिलकर रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार कहलाता है। एकल परिवार क्या है? एकल परिवार में बच्चे और उनके माता पिता होते हैं। आपका परिवार कौन सा है? संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा भी मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, और पूरा प्रयास किया है कि ये जो पीडीएफ है वो आपको अच्छे से समझ में आए। संयुक्त परिवार क्या है? जब कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। जैसे दादा दादी भी हैं। अब दादा दादी के बच्चे आपके माता पिता हो गए, और आप उनके बच्चे हैं। दादा दादी के और भी बच्चे हैं, जैसे आपके चाचा हो सकते हैं, जो रिश्ते में आपके चाचा लगेंगे, ताऊ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का जो परिवार होता है वो संयुक्त परिवार कहलाता है। चित्र में आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एकल परिवार क्या है? एक परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में पीकाबू खेल के बारे में बताया गया था। मैंने वही सब कुछ लिखा हुआ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फालतू का इस पीडीएफ में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा है, और जो पुरानी किताब है उनसे भी नोट्स बनाए हैं, क्योंकि क्लास 4th और 5th के लिए आपको ओल्ड बुक ही पढ़नी पड़ेगी। जो नई किताब है वो भी अच्छी है, लेकिन उसमें वो टॉपिक नहीं है जिनसे सीटेट से संबंधित, सीटेट में जिन टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपको पुरानी किताबों में ही पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। क्लास 4th और 5th के जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो पुरानी किताबों से ही बनाए हैं। आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं। तो ईवीएस की चिंता छोड़ दीजिए, पूरा कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं पढ़ाया, मैंने पहले भी पढ़ाया है। आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया है, उसके पहले भी पढ़ाया था, और उसके पहले भी पढ़ाया था। तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराती हूँ। तो पीकाबू क्या है? यह छोटे बच्चों के साथ खेला जाने वाला एक खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं। तो ये छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है खेल। इसमें पहले छिप जाते हैं और फिर अचानक से पीकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला लेसन है, इसमें आपको इतना ही जानना है परिवार के बारे में, परिवार के प्रकार के बारे में। परिवार क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई है, और परिवार बच्चों की पहली पाठशाला है। 2 प्रकार के परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। जब कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है, और एक परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वह एकल परिवार कहलाता है। पीकाबू क्या है? एक खेल है जो छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 है मेले में हम। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मेले से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे लोग किसी एक जगह पर किसी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहते हैं। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जो आपका लास्ट पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेला क्या है? जब बहुत सारे लोग किसी एक जगह पर किसी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहते हैं। मेले के प्रकार क्या हैं? मेले धार्मिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक या खेल संबंधी हो सकते हैं। यानी मेले धार्मिक भी हो सकते हैं, वाणिज्यिक भी हो सकते हैं, और सांस्कृतिक या खेल संबंधी भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मेले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मेले के प्रवेश द्वार पर मेले का नक्शा लगा होता है। यानी जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वहां पर आपको एक नक्शा मिल जाता है, मैप। और इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई जाती है, ताकि आपको जिस भी स्टॉल पर जाना हो आप उसे आसानी से ढूंढ पाए। तो सभी स्टॉलों की जगह वहां पर दिखाई जाती है। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी रहती है, क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहां पर आग बुझाने वाली गाड़ी, पुलिस की जीप और एम्बुलेंस खड़ी करी जाती है, क्योंकि यदि कोई घटना घटित हो जाए, कोई अप्रिय घटना यदि घटित हो जाए तो उस पर काबू किया जा सके। आगे लिखा है, मेले में एक खोया पाया बूथ भी बना होता है जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग बैठे हैं। यानी खोया पाया बूथ का क्या मतलब है? कोई सामान आपका खो जाता है, कोई छोटा बच्चा यदि मेले में कहीं गुम हो जाता है तो वहां पर उसे ढूंढा जा सकता है, वहां पर उसे पाया जा सकता है। आपका कोई सामान है तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे होते हैं। आगे लिखा है, मेले में बड़े बड़े झूले लगे होते हैं, और झूले तो मेले की पहचान ही होता है। तभी तो दूर से दिखाई देता है कि इस स्थान पर मेले का आयोजन किया गया है। झूलों द्वारा ही दिखाई देता है, दूर से दिख जाता है कि यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है। और जादू का खेल, कठपुतली का खेल भी दिखाया जाता है। और मेले में खाने पीने की वस्तुएं भी मिलती हैं, बहुत सारा सामान मिलता है, जलेबी है, मिठाई है, और भी कई तरीके की चीजें हैं, पकौड़ी है, चाट है, ये सब तरीके की चीजें आप मेले में देख सकते हैं। मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस के साथ खोजी कुत्ते भी होते हैं। यानी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है मेले में, इसीलिए खोजी कुत्ते भी पुलिस के साथ होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक साथ 2-2 लेसन पढ़ाऊंगी, और बहुत आराम से मैं आपका ये कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। ये पूरी पीडीएफ है जिसमें मैंने सारे नोट्स ऐड करे हैं, और यदि आप लोगों को चाहिए
तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया उसके चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार है, नक्शा लगा हुआ है, खोया पाया विभाग प्राथमिक चिकित्सा मेला की सूचना यहाँ पर चस्पा की जाती है। ये पुलिस की एम्बुलेंस और जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है वो खड़ी है, और ये पुलिस के साथ खोजी कुत्ते भी हैं। और ये जो चित्र हैं ये मैंने एनसीईआरटी की जो किताब है उसी से लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में कुंभ मेले के बारे में बताया गया है। मेले की बात हो और कुंभ मेले के बारे में बताया ना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुंभ मेले के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लिखा है कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार लगता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनके जो स्थान है ये 4 स्थान आपको याद रखने हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। आपको ऑप्शन में 3 दे दिए जाएंगे, एक गलत दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता। अब आपको यदि चारों पता है तो आप नहीं वाला आसानी से पहचान पाएंगे। तो याद रखिए हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। इस बार कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। जो आखिरी बार कुंभ मेले का आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय तीसरा है त्योहार मनाएं एक साथ। तो इसमें कुछ त्योहारों के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट लेसन है। तो सबसे पहले लिखा है ट्यूलिप का त्योहार। तो ट्यूलिप का त्योहार भारत में जम्मू कश्मीर और इसकी राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी जो है श्रीनगर है, तो इसमें आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। ट्यूलिप के फूल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्यूलिप के ये आगे इसके बारे में और लिखा हुआ है। यह महोत्सव वसंत ऋतु के दौरान आमतौर पर मार्च और अप्रैल में, जब श्रीनगर में ट्यूलिप उद्यान पूरी तरह खिलते हैं, तब आयोजित किया जाता है। यानी सर्दी के बाद जब वसंत का मौसम आता है, उस दौरान क्या होता है, मार्च और अप्रैल में ट्यूलिप उद्यान जो है जो पूरी तरीके से खिल जाते हैं। जो ट्यूलिप के फूल हैं वो वसंत में ही खिलते हैं। तो तब इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है विशु का त्योहार। विशु, जिसे विशुकनी भी कहते हैं, केरल में मलयाली या नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो केरल में जो नव वर्ष शुरू होता है, जिसे मलयाली नव वर्ष कहते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में इस त्योहार का आयोजन होता है। इस त्योहार में अमलतास के फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशुकनी बनाते हैं। तो अमलतास के जो फूल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, सब्जियों का प्रयोग किया जाता है, फलों का उपयोग किया जाता है, और इन सब का उपयोग करके विशुकनी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 त्योहार आपको याद रखने हैं। जो ट्यूलिप का त्योहार है ये जम्मू कश्मीर में, और विशु का जो त्योहार है ये केरल में। बस आपसे स्थान ही पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसंत के त्योहार। अब कुछ और वसंत के जो त्योहार हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। वसंत के त्योहारों को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वसंत प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। वसंत के त्योहार में बुरांस के फूलों, अमलतास के फूलों, ट्यूलिप के फूलों से सजावट की जाती है। जैसे 2 आपको जो त्योहार बताए, जिसमें जो श्रीनगर में मनाया जाता है ट्यूलिप का त्योहार, तो इसमें ट्यूलिप के फूल जो उद्यान खिलते हैं उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो विशु का त्योहार है इसमें अमलतास के फूलों से सजावट की जाती है, और बुरांस के फूल जो होते हैं इनका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन बुरांस के फूलों का प्रयोग केरल और श्रीनगर में नहीं किया जाता, ये भी याद रखिए। अगला है सरहुल। तो सरहुल जो है झारखंड में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक नृत्य करते हैं और साल यानी सखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये साल का पेड़ है पीछे, और लोग वहीं तक जुलूस निकालते हैं। ये झारखंड में मनाया जाने वाला वसंत ऋतु का त्योहार है सरहुल। तो आपको स्थान याद रखना है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है वे साल के फूल और अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं।
धरती और सूर्य की आदर व सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। धरती और सूर्य को आदर के साथ भेंट चढ़ाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? साल के फूल और अंकुरित अनाज। वे ढोल नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, नाचते गाते हुए सरहुल मनाते हैं। तो ढोल नगाड़ों का भी प्रयोग किया जाता है, स्थानीय जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजन। अब त्योहार के दौरान कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठेकुआ, ये छठ पूजा को मनाया जाता है। जो बिहार से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि जो छठ पूजा है ये विशेष रूप से बिहार में मनाया जाने वाला एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। खजूर का केक, ये क्रिसमस को बनाया जाता है। गुजिया जो है होली को बनाई जाती हैं, होली को बनाई जाती हैं, सभी लोगों को पता होगा। होलिगे, ये उगादी एक त्योहार है, उसको उसके उपलक्ष्य में बनाई जाती हैं। सद्या ओणम के उपलक्ष्य में और सेवैयां ईद उल फितर के उपलक्ष्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में हाख के बारे में और बताया गया था। तो हाख जो है एक कश्मीरी व्यंजन है और यह पत्तेदार सब्जियों से बनाया जाता है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? आपसे यही पूछा जा सकता है कि हाख जो है ये किस जगह का व्यंजन है? तो कश्मीरी व्यंजन है, कश्मीर का व्यंजन है और पत्तेदार सब्जियों से बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसके बारे में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में बताया गया है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसे हिमालय यानी कि बर्फ का घर, हिमालय का अर्थ क्या हुआ? हिम धन आलय। हिम माने क्या होता है? बर्फ। आलय माने क्या होता है? घर। तो बर्फ का घर, तो उसी को कहते हैं हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। तो जो हिमालय है इसी में है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। अब ये भारत में नहीं है, ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है और यह चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। अब नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। ये भी याद रखिए। अब हर चीज तो नहीं लिखी जा सकती, वीडियो भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि कुछ चीजें मैं आपको बता सकूं और ऐसे ही आपको याद भी रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी साल आप वहां पर फूल देख पाए, नहीं, वर्ष में कुछ हफ्तों के लिए ही ये फूल खिलते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेत और चिन्ह आपको याद रखने हैं। वाहन खड़ा ना करें, वहां पर आप इस तरीके का चिन्ह देखेंगे। गाड़ी खड़ी हुई है और ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है, ऐसी तिरछी लाइन आप देख रहे हैं। कृपया हॉर्न ना बजाएं। गति अवरोधक, तो इस तरीके का देखेंगे। यू टर्न मना है, यानी कि यू टर्न यदि मना है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप यहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते हैं। और आगे विद्यालय है तो आप इस तरीके का चिन्ह देखेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में 3 लेसन मैंने कंप्लीट पढ़ाए हैं। पहला लेसन था मेरा परिवार और मित्र, दूसरा था मेले में हम और तीसरा था त्योहार मनाएं एक साथ। ये 3 लेसन मैंने इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। पहला वीडियो है तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पूरा कंप्लीट नोट्स है और इसमें क्लास 3 के नई बुक के, क्लास 4 और 5th के ओल्ड बुक के नोट्स हैं, क्योंकि जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं वो आपको EVS की ओल्ड बुक में ही मिलेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये PDF यदि आपको चाहिए तो कमेंट में नोट्स जरूर लिखिएगा। ये PDF मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगी, पहले भी मैंने करवाई थी। बस अंतर इतना था कि तब ये नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखे थे, लेकिन अब मैंने इनको टाइप करवा लिया है। तो आप लोग अच्छे से इन्हें पढ़ लेंगे तो EVS आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं पूरा EVS कंप्लीट पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। यानी यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो EVS की चिंता छोड़ दीजिए। पूरा कंप्लीट EVS मैंने पहले भी पढ़ाया था, उसके पहले भी पढ़ाया था और उसके पहले भी पढ़ाया था, क्योंकि काफ़ी समय से मैं CTET के लिए EVS पढ़ा रही हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं
और देख सकते हैं मैंने पहले भी कंप्लीट पढ़ाया है, इस बार भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।